तो कोड लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हमारी डीप लर्निंग सीरीज का वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें परसेप्ट्रॉन और मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ये सब समझा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बैक प्रोपोगेशन। और अगर इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन्हें कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखो, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। बाकी जिन्होंने देख ली है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बैक प्रोपोगेशन में हम लोग एक एग्जांपल से ही समझेंगे डायरेक्ट, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पुराना वाला अपना एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 3 इनपुट है, एक आउटपुट है, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, आईक्यू, स्टडी आवर्स और प्ले आवर्स दे रखे हैं हमको। इससे हम लोग एक न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास होने वाले हैं 3 इनपुट, तो 1, 2 एंड 3। उसके बाद हमारे पास एक हिडन लेयर में 2 न्यूरॉन्स होने वाले हैं, और एक हिडन लेयर में एग्जांपल के लिए एक न्यूरॉन रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आउटपुट हमारा। ठीक है। और इसमें इनपुट x1, x2, x3 जाएगा, तो x1, x2 एंड x3। और ये वेट्स हमारे जाएंगे इनपुट से, और एट लास्ट हमारा ये। अब वेट्स हम लोग दे देते हैं W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। लास्ट हमारा W7 और W8। हमारे न्यूरॉन्स के लिए, इसके लिए बायस हो जाएगा B1, इसके लिए बायस हो जाएगा B2, इसके लिए बायस हो जाएगा B3। सो हमारे इनपुट लेयर, 2 हिडन लेयर और एक आउटपुट। अब देखो, ये हमारा बन गया बेसिक न्यूरल नेटवर्क एक। अब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में मैंने क्या बताया था कि आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए इस डायरेक्शन में हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करेगा। सबसे पहले इनपुट से जितने भी इनपुट हैं उनका वेटेड सम आगे पास कर देंगे 22 को जोड़कर अगले न्यूरॉन में। न्यूरॉन के अंदर ये जो है, इसे हम लोग कोई एक एक्टिवेशन फंक्शन में डालेंगे जो हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा होगा, चाहे सिग्मॉइड चाहे रेलू, जो भी फंक्शन हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा होगा उसमें हम लोग डाल देंगे अपना जो वेटेड सम कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उनमें वेटेड सम, मतलब अब अगले वाली हिडन लेयर के लिए ये वाला जो हिडन लेयर है वो एज अ इनपुट काम करेगा, तो इनका वेटेड सम प्लस बायस, और फाइनली एक्टिवेशन फंक्शन में डालने के बाद हमारा फाइनल आ जाएगा आउटपुट वाई कैप। अब ये आउटपुट 100% पहली बार में करेक्ट आ जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मतलब आ भी सकता है, लक के ऊपर है, लेकिन नहीं आता है, पॉसिबल नहीं है कि एक बार में आपका आउटपुट करेक्ट आ जाए। हमेशा एरर आता है। एरर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक लॉस फंक्शन की मदद से, y माइनस वाई कैप, थोड़ा ज़्यादा बड़े ब्रैकेट हो गए, y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। अब लॉस फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, अभी के लिए हम लोग y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर ये लेके चल रहे हैं अपना एरर फाउंड करने के लिए। तो इससे हमें मिलेगा एरर। यहां से बात चालू होती है बैक प्रोपोगेशन की। अ, अब बैक प्रोपोगेशन तो मैं नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ये चलेगा बैक डायरेक्शन में। और इसका मेन काम क्या होगा? बैक प्रोपोगेशन का मेन काम होगा तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन। तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन का मेन काम क्या होगा? बैक प्रोपोगेशन का मेन काम होगा एरर को मिनिमाइज करना। जितनी बार बैक प्रोपोगेट करो, एरर को मिनिमाइज करो, और जहां तक है एरर को जीरो करने की कोशिश करो। हमारा फाइनल गोल होगा कि जो हमारा एरर है वो बिल्कुल जीरो आए। अपना जो न्यूरल नेटवर्क है वो जो आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा है एकदम एकदम करेक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट हो। ये हमारे बैक प्रोपोगेशन का काम है। अब बैक प्रोपोगेशन ये काम करता कैसे है? बैक प्रोपोगेशन क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। जो भी हमारा आउटपुट है, जैसे सबसे पहला न्यूरॉन ये आया हमारा हिडन लेयर में, तो वो देखेगा पीछे कौन कौन से वेट्स हैं, W7 और W8। तो सबसे पहले बैक प्रोपोगेशन क्या करेगा, इनको चेंज करेगा। W8 की जगह कोई नई वैल्यू रख के देखेगा, W7 की जगह कोई नई वैल्यू रख के देखेगा। फिर इधर आएगा, इन सारे वेट्स को चेंज करेगा, और सारे वेट्स को चेंज करने के बाद वो कोशिश करेगा कि ऐसी वैल्यू रखूं वेट्स में जिससे कि जो एरर बाद में जब फिर से मतलब दोबारा सब कैलकुलेट हो, तो जो एरर है वो बहुत मिनिमाइज हो जाए, एरर कम से कम हो। ऐसी वैल्यू हम लोग वेट्स की रखेंगे। तो यही काम होता है बैक बैक प्रोपोगेशन का। अब सबसे पहला बड़ा सवाल आता है कि जो बैक प्रोपोगेशन जब हम लोग करेंगे, तो ये जो वेट्स की जो न्यू वैल्यू आ रही है, ये जो नई वैल्यू आ रही है, वो कैसे कैलकुलेट होंगी?
तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग लिखते हैं वेट राइटिंग पर मत जाना, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार ही है तो कोई बात नहीं। वेट अपडेशन फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि क्या होने वाला है। तो अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर बात करूं वेट 7 की, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है। हमें कैलकुलेट करना है वेट 7 का न्यू, मतलब न्यू जो पुराना वेट है उसको बदल के एक नई वैल्यू चाहिए वेट 7, W7 की जगह पर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो W7 जो ओल्ड है हमारा पुराना वाला W7 7 है, उसमें माइनस कर दो आपका ये लर्निंग रेट और DL/DW ओल्ड, DW7 ओल्ड। ये रहा हमारा फॉर्मूला फॉर अपडेट द वेट या कैलकुलेट द न्यू वेट। अब इनमें क्या क्या है तो देखो, समझ लो, सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। ये है हमारा लर्निंग रेट। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि लर्निंग रेट क्या है, मतलब हमारे जो वेट अपडेट है उनका रेट क्या होने वाला है। अपना जो न्यूरल नेटवर्क लर्न कर रहा है, लर्निंग प्रोसेस क्या हो गई। लर्निंग प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क में वही हो गई कि वेट्स को बार बार बदलना, फिर चेक करना, बदलना फिर चेक करना। तो वो जो वेट्स बदलेगा वो कितने एक तरह से कितना चेंज करेगा वेट को, वो उस पूरा डिपेंड करेगा किस पर, लर्निंग रेट पर। दूसरी चीज हो गई हमारी डी एल, मतलब लॉस। ये एल मतलब है हमारा जितना लॉस या एरर है, उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, W7 जो वेट है हमारा ओल्ड वाला, उसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। अब ये क्या चीज कैलकुलेट करेगा हमारा, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें निकाल के देगा स्लोप। एक किसी भी पॉइंट पर निकाल कर देगा हमें स्लोप। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो एक ग्राफ मैं बना लेता हूं यहाँ पर। अगर तुम लोगों ने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे ग्रेडियंट डिसेंट का। और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग एक जो ग्राफ होता है वो हमारा होता है ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ, जिसमें हमारा मेन जो पॉइंट होता है, जो हमें फाइनली जो अचीव करना है, वो करना होता है हमेशा ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा। अगर हमारा ग्लोबल मिनिमा अचीव हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे जो नया वेट आया है वो एग्जैक्ट ऐसा वेट है जो परफेक्ट प्रिडिक्शन करेगा, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हमारा गोल होता है ग्लोबल मिनिमा को अचीव करना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अपना जो W7 पुराना वाला वेट है वो ग्राफ में कहीं यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में मैं देखूं तो यहाँ पर आ रहा है W7। अब हमें क्या अचीव करना है, ग्लोबल मिनिमा, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू आए W7 की जो ग्लोबल मिनिमा की तरफ आए, यानी कि यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो अपना W7 इस डायरेक्शन में जाए, कुछ ऐसी वैल्यू है। बेसिकली ये क्या बताएगा, ये बताएगा हमें स्लोप इस पॉइंट पर। मान लो ये टेंजेंट खींच के स्लोप एंगल हमने निकाला इस पॉइंट पर। अब एक मैथमेटिकली प्रूवन चीज है ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि जब भी टेंजेंट की राइट साइड डाउनवर्ड हो, डाउन डायरेक्शन में, जैसे इसकी राइट साइड अभी डाउनवर्ड है, हमारा हमेशा इसको कैलकुलेट करने के बाद एक नेगेटिव वैल्यू ही आएगी हमेशा। ये मैथमेटिकली प्रूवन है। ठीक है। और अभी हम लोग डीप लर्निंग समझ रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल मैथ के अंदर नहीं घुसूंगा मैं, बस आप लोग ये समझ लो कि जब भी टेंजेंट की राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो ये जो हमारा कैलकुलेट कर कर वैल्यू देगा वो एक नेगेटिव वैल्यू देगा हमेशा। अब अगर इसे प्रूफ अगर चाहिए आपको तो ऐसे समझ लो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों को ग्लोबल मिनिमा की तरफ जाना है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो आप लोग मुझे खुद बताओ, इस डायरेक्शन में जाने के लिए W7 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या माइनस। इस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है W7 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस तरफ आए, इस डायरेक्शन में आए। और अगर आप लोग
ऐसा समझना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए कि फॉर्मूला हमारे पास है W7 न्यू और W7 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट और हमारा डेरिवेटिव। अभी एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया कि हमारा ये जो टेंजेंट है वो राइट साइड डाउनवर्ड में आ रहा है, W7 पॉइंट यहाँ पर है, हमारा एंगल ऐसा बनना है। तो इसके हिसाब से हमेशा कैसी वैल्यू आनी चाहिए? नेगेटिव। सो ये जो हमें कैलकुलेट करके देगा वो हमें देगा एक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि W7 में माइनस करेंगे हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि W7 में हम कुछ ना कुछ वैल्यू लेट एक्स कर ले रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद एक्स आया तो वो ऐड ही होगा। सो जो हमारा नया W7 वेट आएगा वो क्या होगा? W ओल्ड में कुछ ना कुछ ऐड होगा। यानी कि इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि जो W7 न्यू है वो हमारा पुराने वाले वेट से बड़ा होगा। जो ओल्ड वेट है उससे बड़ा होगा। यानी कि बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग इस तरफ मूव करेंगे। अगर W7 पहले यहाँ था तो उसका नेक्स्ट पॉइंट मान लो W7 जो न्यू निकल के आया वो यहाँ आए, मतलब कि एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो W7 जो न्यू है वो इस तरफ आए, तो हम लोग ग्लोबल मिनिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही बेसिकली प्रूव करता है हमारा कि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि जो नया वेट है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एट द एंड हमें ग्रेडियंट डिसेंट ग्राफ में ग्लोबल मिनिमा को ही अचीव करना है। अगर इसका अपोजिट वाला केस देख लें, अब इसका हम लोग एक अपोजिट वाला केस भी देख लेते हैं। मान लो अब की बार W7 एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, इस बार हमें ग्लोबल मिनिमा अचीव करने के लिए अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में देखें, एक्स एक्सिस के, तो हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि हमारा टेंजेंट कुछ ऐसा बनना है, यानी कि हमारा जो टेंजेंट का राइट साइड है वो इस बार लेफ्ट की तरफ, वो जो टेंजेंट का राइट साइड है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है? इसका वाइस वर्सा, यानी कि अब की बार जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये जो स्लोप हमारा कैलकुलेट करेगा वैल्यू, वो हमेशा पॉजिटिव में करेगा, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। सो अगर हम लोग फॉर्मूले में रखें, W7 न्यू वाले फॉर्मूले में रखें, तो W7 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट DL/D W7 ओल्ड। अब हमें पता है कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आने वाली है, यानी कि हमारा जो भी इस बार वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव आने का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाएगा, यानी कि W7 में से हम लोग कुछ ना कुछ इस बार माइनस करेंगे। मान लो एक्स माइनस करा, वो हमारी नई वैल्यू बनेगी W7 न्यू की। यानी कि इस वाले ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा नया वेट निकल कर आएगा वो इस बार छोटा होगा पुराने वाले वेट से। पुराने वाले वेट से छोटे होने का मतलब क्या है कि मान लो अगला यहाँ कहीं पॉइंट आया हमारा W7 नया वाला, तो क्या क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि हमारा ग्लोबल मिनिमा के और पास चला गया, हमें इस डायरेक्शन में जाना था और हम लोग इस डायरेक्शन में गए ग्लोबल मिनिमा के पास। सो बेसिकली इस तरह से हम लोग वेट्स को, नए वेट को अपडेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इस लर्निंग रेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ज्यादातर केस में हम लोग इसकी वैल्यू 0.01 ही लेते हैं। अब ऐसा क्यों? हम लोग इसको ज्यादा बड़ी वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? तो अब एक बात समझो, अगर हम लोग इसकी वैल्यू मान लो ज्यादा बड़ी ले लेंगे, 2 3 5 6, तो नेक्स्ट वेट जब कैलकुलेट होगा उसमें बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि इसमें जो वैल्यू ऐड हो वो इतनी ज्यादा हो कि वो इस ग्राफ से ही बाहर निकल जाए, यहाँ कहीं वो पॉइंट आ जाए। समझ रहे हो? और अगर बहुत ज्यादा छोटी मान लो 0.00001 ये वैल्यू ले ली, तो इसमें क्या होगा कि कहो इतना कम चेंज आए कि वो चेंज ही नेग्लेजिबल हो। मतलब कि W7 मान लो यहाँ पर था पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पर आए, मतलब कि डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लेजिबल हो, तो वो भी बेकार है, लर्निंग रेट बहुत कम हो जाएगा। लर्निंग रेट बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते, तो हम लोग एक फिक्स मान के चलते हैं 0.01। सो इस तरह से हम लोग बैक प्रोपोगेशन करते हैं, और बैक प्रोपोगेशन में इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग नए वेट अपडेट करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। मैंने कोशिश करी है कि तुम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए, और अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो बैक कर कर देख लेना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा।
तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले वीडियो का इंतज़ार करना, और अभी के लिए गुड बाय।